सरकार के मंत्रियों से इस खास बातचीत की श्रृंखला में अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एमएसएमई सेक्टर के मिनिस्टर कलराज मिश्रा जी से, जिनके मंत्रालय के बारे में बजट में कई बड़ी बातें की गई है। कलराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है आप उत्तर प्रदेश चुनाव में बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन आज बजट का दिन था, आप पार्लियामेंट में हमेशा की तरह मौजूद थे। आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो टैक्स का स्लैब है मध्यम और लघु उद्योगों के लिए 50 करोड़ के टर्नओवर का, उसको 30% से 25% किया गया है, यानी 5% की टैक्स में रियायत दी गई है। क्या इतना काफी है? क्योंकि मांग ये थी कि इसको और बढ़ाया जाए, 20% तक लाया जाए। मुझे लगता है कि जो रियायत दी गई है इससे बड़ा ही लाभ होगा और 7,200 करोड़ का फायदा इससे हुआ है। और इसके पहले भी बजट भाषण में ही श्रीमान अरुण जेटली जी ने कहा कि 31 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने और भी घोषणाएं एमएसएमई के बारे में किया था। उन्होंने एक तो ये किया था कि जो लिमिट है लोन की, कोलेटरल फ्री लोन लेने की 1 करोड़ तक की, उसको 2 करोड़ किया, और जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है उसमें भी 7,500 करोड़ की बढ़ोतरी की है। और उसको केवल बैंक ही नहीं तो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा भी लोन ले सकते हैं, ये भी किए है। और साथ ही साथ आज के ही भाषण में एमएसएमई के लिए कहा उन्होंने, और विशेषकर जो 2 करोड़ के टर्नओवर वाले ऐसे लोग, उनके बारे में कहा कि जो 8% के आधार पर आय का असेसमेंट हुआ करता था, अब अगर डिजिटल करेंगे तो 6% के आधार पर होगा। तो डिजिटली भी लाभ होगा और उस दृष्टि से भी, कैश क्रेडिट की दृष्टि से भी पहले ही प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी। साथ ही साथ जो मुद्रा स्कीम है, मुद्रा भी एक तरह से छोटे और मझोले उद्यमियों के और सेवा सेक्टर में काम करने वालों के लिए है, जिसमें 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी गारंटर के। और इसमें जो पहले 1,22,000 करोड़ का था उसको बढ़ाकर 2,44,000 करोड़ किया है। मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। और इतना ही नहीं तो जो फुटवेयर है, लेदर एंड फुटवेयर, जो जिस तरीके से टेक्सटाइल के अंदर एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन का चलाया था, उसी तरीके से इसको भी प्रोत्साहन देते हुए किया जाएगा, जो हमारे ही मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीजें जो बजट के अंतर्गत प्रावधानित की गई हैं, मैं समझता हूं इससे एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा और साथ ही साथ इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होगी। स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत भी इस बात को कही गई है, जो एमएसएमई को विशेष रूप से उससे लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि बजट के अंदर छोटे उद्यमियों के बारे में, लघु उद्यमियों के बारे में बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार किया गया है। पूर्व में प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा और आज बजट भाषण के अंतर्गत वित्त मंत्रालय की तरफ से भी राहत प्रदान करने का जो कार्य किया है, घोषणा की गई है, निश्चित रूप से एमएसएमई के लिए बड़ा ही लाभकारक होगा। ठीक है, इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा, इंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप होगी और आगे चल करके उद्यमियों के लिए एक प्रोत्साहन भी प्राप्त होगा। कलराज जी, आपको नहीं लगता कि डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी का जो सबसे ज्यादा असर हुआ था इसी सेक्टर पे हुआ था, और कितनी नौकरियां गई थी आपके हिसाब से? देखिए, प्रारंभ में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, हम भी अनुभव करते थे कि जब 500,000 रुपए इलीगल घोषित कर दिए गए थे तो प्रारंभ में जरूर कठिनाई गई थी। और जो एमएसएमई से संबंधित जो एसोसिएशंस थे उन लोगों से भी बात हुई थी, तो उन्होंने स्वागत किया था लेकिन कठिनाई व्यक्त किया था। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि काफी हद तक ठीक हो गया है और लोग सिस्टमेटाइज हो चुके हैं। क्रमशः अब लोग कैसे अपने उद्यम को और व्यवस्थित तौर पर किया जाए, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से भारत सरकार ने उनको राहत प्रदान करने की कोशिश की है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी और वित्त मंत्री जी की तरफ से भी जिस तरीके से करने का प्रयास किया गया है, मैं समझता हूं कि आगे
और भी अच्छी स्थिति का निर्माण होगा। ठीक है, अच्छी स्थिति का निर्माण होगा, लेकिन इस दौरान कितने जॉब्स गए, कितने रोजगार गए? क्योंकि सबसे ज्यादा असर अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एमएसएमई पर हुआ था। या आप कह रहे हैं कि जॉब गए ही नहीं नोटबंदी के दौरान इस सेक्टर में? या फिर से आप दोहराइए, उस साफ नहीं सुनाई पड़ रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने जॉब्स गए नोटबंदी के दौरान, या आपको लगता है कि जॉब्स जो हैं वो गए ही नहीं एमएसएमई सेक्टर में नोटबंदी के दौरान? देखिए, नोटबंदी के दौरान ये बात सही है कि प्रारंभ में जो काम कर रहे थे लोग, उनको कुछ कठिनाई जा रही थी और उद्यमियों को भी थोड़ी परेशानी गई थी। लेकिन जैसे जैसे करेंसी फ्लोट होती गई, मार्केट में आती गई और जैसे जैसे उपलब्ध होती गई, क्रमशः वो चीज ठीक हुई है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 50 दिन की बात कही थी, 50 दिन के अंदर ही सारी चीजें लगभग व्यवस्थित हो गई हैं। और आज के दिन में मैं ये कह सकता हूं कि काफी मात्रा में एमएसएमई से जुड़े हुए उद्यमी अब अपने को व्यवस्थित कर चुके हैं। लेकिन इस सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि हमारा धंधा 50% तक मंदा हुआ है और 35% लोगों को हमको हटाना पड़ा है जॉब से। ये एमएसएमई से जुड़ी एसोसिएशंस का कहना है। नहीं, प्रारंभ में था। आप जो कह रहे हैं, प्रारंभ में 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो ये चीज जरूर रही और हम लोगों ने भी उसको जगह जगह जाकर देखने का प्रयास किया। लेकिन अब मैं ये कह सकता हूं कि लगभग पूरा हो गया। जो बाहर गए थे, जिनको निकाला भी था, वो भी धीरे धीरे आना शुरू हुए और लग गए हैं काम में। कहीं अगर कमी है तो बाकी के कारण हो सकती है। इसके कारण नोटबंदी के कारण हुई है, वही कारण नहीं हो सकता है। बड़ा सवाल यहां पर यह है सर कि नोटबंदी के कारण दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, जो अधिकाधिक गांव ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक मात्रा में काम दिए जा रहे हैं। जैसे मनरेगा के अंदर पहले 38,000 करोड़ का था, 48,000 करोड़ किया है। उसमें 55% महिलाओं को भी किया है। मैं समझता हूं अनस्किल्ड और थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग इसके माध्यम से अधिकाधिक काम में लगेंगे और लग रहे हैं, उसका बड़ा लाभ होगा। ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मैं आऊंगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि आपकी ही ठीक है, मैंने आपकी बात मानी। मैं आऊंगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, क्योंकि आपकी ही मिनिस्ट्री की ओर टकटकी लगा के देखा जाता है जब रोजगार के सृजन कितना हुआ है, इसके फैक्ट्स निकलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, नोटबंदी के बाद और क्या करने की जरूरत है ताकि यह सेक्टर मजबूत हो सके? आपने भी माना था कि शॉर्ट टर्म इंपैक्ट हुआ था, अब लॉन्ग टर्म ये इंपैक्ट खत्म हो जाए, इसके लिए और क्या क्या करने की जरूरत है? मैं ऐसा अनुभव करता हूं, प्रारंभ में जो हमने आपको बताया वो कठिनाई तो थी। अब हमारी कोशिश ये है कि हमारी जो स्कीम्स हैं, इन स्कीम्स का लाभ अधिकाधिक लोग ले सकें। इसके लिए यूनिट्स को हम फॉर्मुलाइज कर रहे हैं। काफी इनफॉर्मल यूनिट्स हैं, उन सारे यूनिट्स को फॉर्मुलाइज करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक बहुत बड़ी चीज और बहुत अच्छी चीज की है, और उसका नाम है उद्योग आधार मेमोरेंडम के आधार पर हमने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एकदम सरल कर दी है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि केवल 8-9 महीने के अंदर 24 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूनिट हो गई हैं और उस तरीके से आते हुए हमारी जितनी स्कीम्स हैं उसका लाभ ले रही हैं। और हमने उसके आधार पर जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनका क्लस्टर बनाकर, अभी हमने क्लस्टर बनाना शुरू किया है, क्लस्टर बनाकर विभिन्न स्कीम्स की सुविधाएं उनको हम प्रदान कर रहे हैं, ताकि जो हमारा वहां काम करने वाला व्यक्ति है वो उसको ठीक से धन भी उपलब्ध हो सके, ठीक से काम भी कर सके। उस दिशा में हमारा प्रयास जारी है और उद्यमियों को उस दिशा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारे द्वारा या मंत्रालय के द्वारा, सरकार के द्वारा जो काम हो रहे हैं, उस काम के आधार पर आज की परिस्थिति में भी जो थोड़ा बहुत उनको बीच के समय में परेशानी हुई थी, वो परेशानी दूर हो रही है और लोग अपने को अनुभव कर रहे हैं कि हाँ, सरकार के द्वारा दिए गए सहयोग के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि देश में 6,94,000 छोटी कंपनियां हैं, एमएसएमई के अंदर में आती है 6,94,000। आपने 5% का टैक्स रिबेट तो दे दिया, लेकिन क्या ये टैक्स रिबेट मालिकों तक ही सीमित रहेगा या आप चाहेंगे कि ये कर्मचारियों तक ट्रिकल डाउन करे?
देखिए, ये चीज की गई है, क्रमशः इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है, उसको और करते जाएंगे। मैं समझता हूं बाकी के लोग भी भविष्य में जाकर उस दृष्टि से समायोजित किए जा सकेंगे। आखिरी सवाल सर, उत्तर प्रदेश चुनाव कैसा चल रहा है? उत्तर प्रदेश चुनाव कैसा चल रहा है? आपका क्या एनालिसिस है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता इस समय लग गए हैं और निश्चित रूप से हमें प्रभावी विजय मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलराज मिश्रा जी। ये थे कलराज मिश्र जी जो बता रहे थे कि एमएसएमई को नोटबंदी के असर से बचाने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं और शुरू में जो मंदी आई थी अब वो मंदी खत्म हो चुकी है, धीरे धीरे जा रही है और चीजें अपनी रफ्तार पकड़ रही हैं। हमारी इस खास पेशकश में